नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम की असल परिभाषा क्या है, प्राणायाम के कितने प्रकार के बेनिफिट्स हैं, किन किन प्रकार से प्राणायाम को किया जा सकता है, क्या क्या प्रकार हैं और कब उन्हें करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस जो यूजुअली लोग नहीं लेते हैं और जिससे काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है प्राणायाम करना, और क्या क्या फ़ायदे हैं जिनका किस तरीके से उपयोग किया जाए जो हमें वो फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा और एफिशिएंटली प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्राणायाम की परिभाषा को। प्राणायाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है जो प्राणिक शक्ति हमारी होती है, प्राणिक ऊर्जा जो होती है, जिसका संचार पूरे शरीर में होता है, जिसकी वजह से हम मानसिक और शारीरिक रूप से सारी कार्य क्षमताएं हमें प्राण के थ्रू ही मिलती है। वो प्राण हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं, आसान शब्दों में बोले तो सांस की वजह से। उसके बाद आयाम, आयाम यानी कि नियंत्रण करना। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम के थ्रू। प्राणायाम में हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस लेना छोड़ना, श्वास प्रश्वास को किस तरीके से मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके हम लोग उसमें एक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है, एक ऊर्जा भी बढ़ती है और वो पूरे दिन भर के लिए हमें ऊर्जावान बनाए रखते हैं। साथ ही साथ प्राणायाम कई सारे रोगों के निवारण में यूज किया गया है, बट इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको अगर बताऊं, जो कि मैंने हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने कही है कि प्राणायाम चाहे और अगर सही तरीके से किया जाए तो काफी रोगों के निवारण में काम आता है और काफी रोगों के निवारण कर पाता है। बट वही प्राणायाम अगर गलत तरीके से किया जाए या विदाउट प्रॉपर गाइडेंस किया जाए तो काफी हानिकारक भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, प्राणायाम किसी भी गुरु के साथ में, गुरु के सानिध्य में ही किया जाए एवं सही तरीके से किया जाए। कोई भी गलती हो तो आप ऑनलाइन वीडियोस पर भी चेक कर सकते हैं, प्लस अपने गुरु से संपर्क करें, उनसे पूछें। अगर आपको कोई डाउट होता है कहीं भी किसी प्राणायाम में, यदि आपको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑड फीलिंग आ रही है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस प्राणायाम को तुरंत ही करना बंद कर दें और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें। प्राणायाम से पहले समझते हैं कि सांस कैसे ली जाए, क्या सही तरीका है और किस तरीके से लेना गलत होगा या हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक कह सकते हैं, या फिर एफिशिएंट नहीं होगा, ऑप्टिमम नहीं होगा। सांस जब भी कोई ले, दो तरीके हैं चेक करने के, आप सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पहला, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब पेट जो है, एब्डोमेन हमेशा हमारा रिलैक्स रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे एंड एब्डोमेन बाहर आना चाहिए। जब भी कोई आपको सांस लेने बोले प्राणायाम के दौरान या वैसे भी आप खुद से जब कॉन्शियसली ब्रीदिंग लें, पेट आपका बाहर आना चाहिए। कई लोग पेट को अंदर ड्रॉ करते हैं सांस लेते हुए, सिर्फ छाती में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर पूछता है सांस लेने को, तो मैक्सिमम लोग पेट अंदर ड्रॉ करते हैं और छाती में सांस लेने की कोशिश करते हैं। वैसा ना करें। प्राणायाम के दौरान कोशिश करें कि सांस अंदर लेते वक्त पेट रिलैक्स हो, चेस्ट रिलैक्स हो एंड क्लेविकुलर मसल या कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं, ये भी रिलैक्स हो। इसके बाद सांस छोड़ते वक्त पैसिवली हम सांस छोड़ते हैं। ज़्यादातर करके सांस छोड़ने के टाइम हम एक्टिवली पेट को अंदर ड्रॉ नहीं करते हैं। सांस लेना एक्टिव होता है, सांस छोड़ना पैसिव होता है एंड उसके बाद एक हल्का पॉज होता है। वो इतनी देर के लिए होता है जब हमारी बॉडी को खुद नहीं लगने लगता कि वापस इनहेल करना चाहिए। ये तीन हिस्से हैं ब्रीदिंग के। इन तीनों को जब कॉन्शियसली हम प्राणायाम के दौरान करेंगे, तब भी ध्यान रखें कि हम इन्हें सही तरीके से करें और बॉडी रिलैक्स रहे। प्राणायाम के दौरान कई सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हम खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते हैं। खाने के थोड़ा समय बाद करें। कितना समय, खाने और प्राणायाम में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें, वो भी जब आपने सात्विक फूड या घर का बना खाना खाया। दूसरी बात, कपड़े हमेशा लूज एंड कंफर्टेबल पहने जिसमें आप आराम से बैठ पाएँ। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपका मूड कैसा होना चाहिए प्राणायाम के दौरान। प्राणायाम के दौरान ऐसा नहीं हो कि आप गुस्से में या बहुत काम से कहीं आए हैं, चाहे खाने का रूटीन आपका सही है, खाना आपने बहुत देर पहले खाया है, बट आपका मूड सही नहीं है और आप सीधा प्राणायाम करने बैठ गए या सीधा ध्यान करने बैठ गए,
आपका मूड थोड़ा एटलीस्ट शांत हो, ट्रैंक्विल हो, एंड मेंटली आप फोकस कर पाए प्राणायाम पे। इस तरीके से बैठे, सिर्फ पेट चलाना, सिर्फ सांस लेना बहुत तेज तेज और ध्यान कहीं और होना, वो काफी गलत होगा। चौथी बात, आसन किस में बैठना चाहिए प्राणायाम के दौरान। प्राणायाम के दौरान कोशिश करें कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। बुजुर्ग लोग जिन्हें आर्थराइटिस है, जो नीचे नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी, वो लोग चेयर पर बैठकर, चाहे अगर एक पैर मोड़कर और धीरे धीरे कोशिश करके लास्ट तक नीचे भी बैठने की कोशिश करें, बट चेयर पर बैठकर भी कमर सीधी रखकर कर सकते हैं। हाथ, शोल्डर्स इस तरीके से उठे हुए ना हो प्राणायाम के दौरान, नीचे हो। पेट रिलैक्स हो, पैर दोनों रिलैक्स हो। ध्यानात्मक आसन किन्हें कहा जाता है, आपकी मेन रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ध्यानात्मक आसन कई सारे होते हैं, जिसमें बेसिक जो हर कोई कर सकता है वो है, फर्स्ट मैं करके बता देता हूँ, सुखासन। दोनों पैर सामने करें, एक पैर फोल्ड करें, दूसरा पैर फोल्ड करें और उस एड़ी को इस पैर के नीचे ले आए, जिसे हम हल्की बाल्की मारकर बैठना भी बोलते हैं, या नीचे यूजुअली ज्यादातर लोग जिसमें बैठते हैं। दूसरा, इसी में अगर आप एक पैर को ऊपर ले आए, दूसरे पैर के आराम से, जिसको जहां तक भी लाश रखें, थाइस पर तो थाइस पर या काफ पर, इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। ये दोनों साइड से किया जा सकता है। जो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ऑल्टरनेट दोनों पैर करते रहें, वरना एक पैर स्टिफ होगा और एक पैर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तीसरा, पद्मासन यदि आप लगा सकें, एक पैर पूरा थाइस के ऊपर, एड़ी इसमें एब्डोमेन को टच करती हुई, दूसरा पैर भी दूसरे पैर के पहले पैर के ऊपर, और इसमें भी कोशिश करें कि एड़ी एब्डोमेन तक टच हो। इसके बाद दोनों हाथ किसी भी ध्यान मुद्रा में या फिर सिंपली एक दूसरे के ऊपर रखें और प्राणायाम का अभ्यास करें। चौथा आसन जो है बहुत आसान है, वज्रासन, जिसमें पीछे टोज को मिलाकर रखें और दोनों पैर के बीच में बैठें, एड़ियां बिल्कुल साइड में हो, एंड हिप जब रेस्ट करें तो पंजे के अंदर की ओर करें, घुटने मिले हुए हो, कमर सीधी हो, एंड पहले कुछ समय सांस पर ध्यान दें, उसके बाद प्राणायाम की शुरुआत करें। पांचवी बात, आंखें हमेशा प्राणायाम के दौरान बंद रखें। प्राणायाम काफी एक्टिवली मन से सारी चीजों पर ध्यान रखने वाली चीज है, तो जब भी प्राणायाम करें आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान श्वास पर रखें, श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें। बॉडी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की किसी भी प्राणायाम के दौरान कोशिश ना करें, वरना आप कोई ना कोई मसल को टाइट करेंगे और लंग्स की जो फुल कैपेसिटी तक हम ब्रीद इन कर सकते हैं, या एक्सहेल करते वक्त जो हम पूरी तरीके से ब्रीद आउट कर सकते हैं, शून्य तक पहुंच सकते हैं, वो नहीं होगा। ब्रीदिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी जो हिंदी में हम बोलते हैं या यौगिक भाषा में हम उपयोग में लेते हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इनहेलेशन। इनहेलेशन को पूरक कहा जाता है, यानी कि श्वास लेना, उसे हम पूरक कहते हैं। रिटेंशन या होल्डिंग ऑफ ब्रेथ जब सांस लेने के बाद करते हैं, उसे अंतर कुंभक कहते हैं। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के बाद। सांस छोड़ने के बाद जो कुंभक होता है उसे हम बाह्य कुंभक या फिर शून्यक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सांस की मात्रा लगभग शून्य की ओर पहुंच जाती है। तीसरा, सांस को छोड़ना, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो क्या क्या क्रम हुआ, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। सांस लेना इज पूरक, रोकना इज कुंभक, छोड़ना रेचक, एंड रोकना छोड़ने के बाद शून्यक। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें समझना क्यों जरूरी है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रिटेंशन, ये सारी चीजें भी हम बोल सकते हैं, बट हम योग से जुड़ रहे हैं, काफी चीजें इसमें अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी चीजें लैंग्वेज से डिफर कर जाती हैं। संस्कृत में कई शब्दावली ऐसी है जिनको हम इंग्लिश में इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई शब्दावली है तो जो बेसिक जिस चीज की शब्दावली जिस भाषा में दी गई है, अगर उसमें समझने की कोशिश करें तो काफी बेहतर होगा। प्राणायाम जितना हो सके उतना सुबह के समय लगभग 4 से 8 के बीच में कभी भी हम लोग कर सकते हैं। उसके दो कारण हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो रात में हमारी बॉडी वेल रेस्टेड होती है, माइंड बहुत ज़्यादा भटका हुआ नहीं होता। जैसे कि अगर कहीं काम पर गए हो, काम से आने के बाद या किसी काम के बीच में उठकर हमें अगर योगा क्लास जाना पड़े तो हमारा ब्रेन दूसरी कई जगहों पर घूमता रहता है, हमारा माइंड एक जगह नहीं रहता। सुबह सुबह पहला फायदा ये हुआ। दूसरा, फ्रेश एयर में करें, ओपन एनवायरनमेंट में करें तो और बेहतर है।
रात भर का जो डस्ट रहता है, पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, इरिटेट करने वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं एयर में, वो सारे सेटल डाउन हो चुके रहते हैं रात भर में। गाड़ियों का कोई प्रदूषण नहीं रहता है, रात भर मोस्टली व्हीकल्स स्टॉप्ड रहते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग की फ्रेश एयर जो रहती है, प्लांट्स भी एकदम अवेकन्ड रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा सुबह ही एनवायरनमेंट में रहती है, इसलिए कोशिश करें अगर हो सके तो सुबह हम प्राणायाम करें। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग हम सबको दिया है, उसके अनुसार देखा जाए तो प्राणायाम चौथा हिस्सा है या चौथा पड़ाव है अष्टांग योग का। इस चौथे पड़ाव को हम आखिरी पड़ाव भी बोल सकते हैं बाह्य योग का। इसके बाद जो पड़ाव आते हैं वो सारे अंतरंग योग की ओर जाते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बाह्य योग जो है यम नियम जो हम बाहरी दुनिया में फॉलो करते हैं, नियम हमारे लिए जो फॉलो करते हैं, आसन जो हम खुद के लिए करते हैं फिजिकल मोस्टली, एंड प्राणायाम सिर्फ बाह्य योग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम प्राणायाम में अभ्यस्त होते जाते हैं, हमें इसके इफेक्ट्स सिर्फ शारीरिक रूप पर ही नहीं, मानसिक रूप पर भी पता चलने लगते हैं। जैसे कि किसी भी आदमी का मानसिक संतुलन या फिर मानसिक स्थिति हम उसका ब्रीदिंग पैटर्न देख के पहचान सकते हैं। जिस आदमी में बहुत उत्तेजना होगी, बहुत गुस्सा होगा, स्वभाव से बहुत ही उत्तेजित आसानी से होने वाला होगा, उसकी ब्रीदिंग बहुत अनइवन, फ्लक्चुएटेड एंड मोस्टली हाई रहेगी। हाई यानी कि तेज चलने वाली रहेगी। दूसरा, कई लोगों को आपने देखा होगा वो कोई भी सिचुएशन में काफी काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं। उनकी ब्रीदिंग पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो काफी लेंदी रहेगी, लेंदन ब्रीदिंग रहेगी, लंबी सांस रहेगी और बहुत काम और रिदमिक सांस रहेगी। तो इसे विपरीत रूप में हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि जब हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से सांस और मन दोनों का ऐसा जुड़ाव है, ये इनवेरिएबल चेंज है। यानी कि सांस में अगर कोई बदलाव होता है तो मन में होता है, मन में अगर कोई बदलाव होता है तो सांस में भी वो दिखाई देता है। जब हम प्राणायाम में अभ्यस्त होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग लेंदन यानी कि लंबी और काम यानी कि बहुत शांत होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे मानसिक और व्यवहारिक रूप में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि आप काफ़ी शांत होंगे, कंपोज रहेंगे, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सिचुएशंस में भी बहुत उत्तेजित नहीं होंगे, बहुत आसानी से उत्तेजना मन में नहीं है। तीसरी बात, प्राणायाम से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें शारीरिक लोगों को पता है। शारीरिक में कई लोग जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधारता है, इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। बट ये कैसे बढ़ाता है? जब हम सांस लेते हैं कॉन्शियसली यानी कि हम जानकर जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेलेशन और खासकर कुंभक के दौरान सांस जब रोकते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर में थोड़ी देर बना कर रखते हैं, तो ऊर्जा का लेवल भी बढ़ता है और हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है सांस के प्रति। तो जैसे जैसे अवेयरनेस सांस के प्रति बढ़ती जाती है वैसे वैसे मानसिक रूप से आप अपने नियंत्रण में आते जाते हैं। इमोशंस के साथ साथ बहते नहीं हैं और इमोशनल जो नेगेटिव इमोशंस जितने हैं वो धीरे धीरे फेड अवे होते जाते हैं, गायब होते जाते हैं और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ शरीर और मन दोनों बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हुई शारीरिक रूप से बात। जब हम प्राणायाम करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, लंग्स स्ट्रांग होंगे, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। प्लस मानसिक रूप से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? मानसिक रूप से कुछ इफेक्ट्स जो मैंने अभी बताया, उसके अलावा पतंजलि के हिसाब से प्राणायाम धारणा का पूर्वाभ्यास है। धारणा ध्यान का ही पूर्वाभ्यास है। ध्यान के पहले हम धारणा करते हैं, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट जब करते हैं, फोकस करते हैं, जब वो चीज़ और हम एक हो जाएं या उसमें हम बिल्कुल पूरी तरीके से खो जाएं, वही कुछ क्षण ध्यान कहा जाता है। तो धारणा का पूर्वाभ्यास क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम क्यों धारणा का पूर्वाभ्यास है? क्योंकि हम सांस के प्रति अवेयर हो रहे हैं, यानी कि जागृत हो रहे हैं। अभी तक हम जो सांस ले रहे हैं, बचपन से आज तक किसी ने हमें बताया नहीं कि कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे सांस छोड़ना चाहिए, क्या क्रम सही है, कब हमारी सांस यदि तेज हो जाती है किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से, कोई एक इंसिडेंट की वजह से, तो उस समय क्या करना चाहिए। अगर ये बार बार किसी को, कई लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स जिनको आते हैं उनकी ब्रीदिंग बहुत तेज होने लगती है या ये वो ब्रीथ ले ही नहीं पाते हैं, ब्रीदिंग कर ही नहीं पाते हैं,
तब उन लोगों को क्या करना चाहिए। एस्थमेटिक कई लोग हैं, फिजिकल एक ये डिसऑर्डर है, उसके लिए कई लोगों को क्या करना चाहिए। सारे डिसऑर्डर्स प्राणायाम के द्वारा हम लोग दूर कर सकते हैं, बशर्ते हम प्राणायाम सही तरीके से करें। अगर गलत तरीके से करेंगे तो और डिसऑर्डर्स आने की भी संभावना होती है। तो फिर से मैं बता दूं, प्राणायाम शारीरिक मानसिक रूप से हमें बहुत ही स्टेबल, काम, कंपोस्ट, शांत बनाता है। प्लस आध्यात्म में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से ये ध्यान और धारणा के पूर्वाभ्यास में काम करता है, जिससे हमें एक अवेयरनेस, एक फोकस करने की ताकत मिलती है और हमारा शरीर और मन एक तरीके से जुड़ जाता है। प्राणायाम के बारे में कुछ और बातें जो ध्यान रखने लायक है, महत्वपूर्ण है, वो पहली ये कि प्राणायाम के दौरान हम लोग जितना स्लो हो सके शुरुआत में उतना स्लो ब्रीदिंग लें। बहुत तेज तेज सांस लेने की या छोड़ने की शुरुआत से कोशिश ना करें। शुरुआत हमेशा स्लो ब्रीदिंग से करें, खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे हुआ। भस्त्रिका प्राणायाम में हम कई बार स्पीड तेज करने की कहते हैं, बट वो अभ्यस्त लोगों को जो कई समय से प्राणायाम कर रहे हैं उनके लिए होता है। एंड बिल्कुल अवेयर होकर प्राणायाम करें, एकाग्रचित्त होकर प्राणायाम करें। दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वो कि प्राणायाम में जब तक कहा ना जाए तब तक हो सके नोज से ही ब्रीद इन करें, नोज से ही ब्रीद आउट करें। मुंह खुला ना रखें या दांत बहुत ज्यादा क्लैस्प कर पकड़ कर जकड़ कर ना रखें, जबड़ा रिलैक्स रखें। टंग को हो सके तो ऊपर माउथ की रूफ पर लगा कर रखें ताकि ब्रीद इन और ब्रीद आउट सीधा नोज से हो। तीसरी बात जो ध्यान रखने लायक है, कोई भी प्राणायाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना करें बॉडी को, बहुत ज्यादा ताकत ना लगाएं, क्योंकि प्राणायाम हम बाहर से तो दिखाई देता है कि सिर्फ नाक से कर रहे हैं, बट असल में हम लंग्स का उपयोग कर रहे हैं। तो लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। उस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा मूवमेंट लंग्स का एक्सट्रीम पोजीशंस तक होता है। इनहेल करते हैं तो पूरा एक्सपैंड होते हैं, एक्सहेल करते हैं तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना करें। ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इनका ध्यान रखते हुए आराम से अपने शरीर की क्षमता समझते हुए करें, जहां तक आप कर सकें, जितनी देर तक कर सकें। इसी में फिर एक और बात आती है आखिरी कि हम राउंड्स कैसे करें, कितनी देर तक करना चाहिए, कितने रिपीटेशंस करना चाहिए और कितने समय तक करना चाहिए। तो बेसिक एक अगर फॉर्मूला अपनाएं तो किसी भी प्राणायाम को स्लो करें, तब तक करें जब तक आपको कंफर्टेबल है। जब पेन होने लगे उसके कुछ समय पहले ही बंद कर दें। तीसरा, राउंड्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। एक राउंड करते हैं तो दो से 3, ये कुछ दिनों के अंतराल में करें। एक ही दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने की इसको जरूरत नहीं है, वरना आपको दिन भर वो पेन रहेगा, नेक्स्ट डे हो सकता है आप योग करें ना। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम, पांचवा उज्जयी प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम, सातवां शीतली प्राणायाम, आठवां शीतकारी प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम विभिन्न विभिन्न शरीर के प्रकार के हिसाब से किए जाते हैं। जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम, जिनका शरीर काफी ठंडक भरा रहता है, तासीर जिनके शरीर की ठंडी रहती है, उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिनका गर्म रहता है, इसी के विपरीत उनको चंद्रभेदी करना चाहिए। प्राणायाम से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, क्या क्या लाभ हम लोग ले सकते हैं, वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी है। शारीरिक रूप से सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। नेजल कंजेशन, कफ डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें हमारे शरीर में आना तो दूर की बात, जीवन भर कभी भी होती नहीं है। दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होने से ब्लड फ्लो हर एक ऑर्गन की ओर बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज तक, यानी कि फिंगर टिप्स तक और पैर के तलवे तक, जो कि हृदय से सबसे दूरी वाले ऑर्गन्स हैं, वहां तक भी काफी अच्छे से होता है। तीसरी बात, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। जो एक थर्मोस्टैट हम कह लें शरीर का, जो हमारे है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठंड में जो शरीर में गर्मी पैदा करता है, गर्मी के दौरान जो शरीर में ठंडक पैदा करने के लिए पसीना निकालता है, रेस्पिरेशन करता है, वो सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती हैं और ऑप्टिमम तरीके से चलने लगती हैं। तीसरा, प्राणायाम के दौरान हमारी ब्रीदिंग काफ़ी काम एंड कंपोज्ड एंड डीप होती जाती है।
गहरी होती जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स का वेयर एंड टेयर जिसे कह सकते हैं, या उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वेयर एंड टेयर कम होता है, एंड एजिंग को काफी स्लो करता है। एजिंग को कैसे स्लो करता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो रोज नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, तो डेथ ऑफ द सेल्स जो है, डेथ रेट जो है सेल्स का, वो कम होता है एंड न्यू सेल्स जनरेट ज्यादा होता है। उसके बाद प्राणायाम से मानसिक रूप से क्या लाभ? मैं पहले भी बताया, मानसिक रूप से जब हमारी ब्रीदिंग काम रहेगी, डीप रहेगी, हमें नींद अच्छी आएगी, हमारा फोकस अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रीदिंग के प्रति अवेयर होते जाएंगे, श्वास के प्रति सजग होते जाएंगे, वैसे ही हम सारे काम के प्रति, हमारे जीवन में जितने काम हमें करना है, डिसीजन लेने की क्षमता, उस डिसीजन पर फटाफट एक्ट करने की क्षमता, ये सारी चीजें हमें बढ़ती जाएंगी। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो धारणा का ये पूर्वाभ्यास है, मैं पहले भी बताया। धारणा का पूर्वाभ्यास कैसे है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ब्रीदिंग के प्रति, हम जब ध्यान में बैठेंगे तो आसन और प्राणायाम यदि हम अच्छे से अभ्यस्त हो चुके होंगे तो कई लंबे समय तक बैठ पाएंगे, और उस लंबे समय में जो एक दो क्षण हमारे ध्यान के होते हैं वो थोड़ा बढ़कर मिनट और हो सकता है हाफ एन आवर, 1 आवर तक भी पहुंचे। इसके बाद प्राणायाम से सबसे महत्वपूर्ण फायदा जो हमें मिलता है वो ये है कि सिर्फ प्राणायाम करते वक्त ही हमारी ब्रीदिंग सही नहीं होती है। नेचुरली जो हम दिन भर में ब्रीदिंग करते हैं उसमें भी काफी बदलाव होता है, और यौगिक ब्रेथ या यौगिक श्वास हमारी चलने लगती है, जिसे हम बहुत ही रिदमिक कह सकते हैं, एक रिदम के साथ हमारी ब्रीदिंग चलती है, जिसके कारण काफी शोध में, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अगर आप सही तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपका व्यवहार, हाउ यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं दिन भर में, वो भी चेंज होता है। नेगेटिव इमोशंस जो है, एंगर, फियर, ये सारी चीजें फेड अवे होती हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो हैं, जॉय, ब्लिसफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें इनहिबिट होती हैं। इसके बाद एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि प्राणायाम से हम, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वो हंगर भी उनका बढ़ता है, क्योंकि फैट टिश्यूज जो एक लेप्टिन करके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसको बढ़ाने में प्राणायाम काफी मददगार है। इसके बाद एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि अगर आप प्राणायाम रेगुलरली करते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन काफी कम रिलीज होता है, एंड स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा घटती जाती है, जिसकी वजह से आपका मानसिक और शारीरिक डिस्ट्रेस कह लें या अनईजीनेस जिसे कहते हैं, वो बहुत ही कम हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी बहुत ही हल्का महसूस करता है, एक इनर पीस की अनुभूति होती है, शांति का अनुभव होता है, एवं आदमी हमारे सारे काम में फोकस कर पाता है। प्राणायाम के नियमित और निरंतर अभ्यास से वे लोग जिनको स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या फिर हार्ट संबंधी कोई भी परेशानी है, वे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज ये सारी परेशानियां एब्सेंस ऑफ रिलैक्सेशन एंड अनअवेयरनेस टू ब्रीदिंग की वजह से होती है। प्राणायाम से सबसे बड़ा लाभ जो आजकल लोग पाना चाह रहे हैं, आप सभी लोग पाना चाह रहे हैं, वो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाना। इसमें भी प्राणायाम काफी हद तक मदद करता है, बट इसके लिए जरूरी है कि आप सभी योग को जीवन का एक हिस्सा बनाएं। सिर्फ जब कोई तकलीफ हो तब योग को ना अपनाएं और फिर छोड़ दें, क्योंकि योग क्यूरेटिव है, बट ज्यादातर ये प्रिवेंटिव मेजर है, जो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह इसको समझें कि आपको ये हमेशा लिए रखना पड़ेगा, हमेशा रोज इसका पालन करना पड़ेगा, तभी आप एक होलसम हेल्थ, एक मेंटल पीस के साथ फिजिकल हेल्थ और इन दोनों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कोशिश करें, प्राणायाम का रोज अभ्यास करें, योग का रोज अभ्यास करें। तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है कि प्राणायाम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्राणायाम को करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों को बरतना चाहिए, और क्या क्या गलती हम उन प्राणायाम के दौरान ना करें। इसके बाद इंडिविजुअल जो प्राणायाम मैंने इस वीडियो के दौरान बताए हैं, उन प्राणायाम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हर एक प्राणायाम को एक्सप्लेन करूंगा, एंड उन प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए, कौन वो प्राणायाम कर सकते हैं और किन्हें उन प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए या स्लो तरीके से करना चाहिए, ये भी मैं बताने की आगे आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा।
तो आगे आने वाले सारे वीडियोस को देखने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।